हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉडर्न लव स्टोरी में। आप सुन रहे हैं आई लव यू मिस्टर डेविल भाग 18। एक बात तो है जिस वीडियो में मैं लाइक और शेयर करने को नहीं कहती, आप लोग बहुत ही कम करते हो, और जो लोग करते हैं उनके लिए ढेर सारा प्यार। आप सब मेरे ऐसे साथी हैं जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। आप सब भी लाइक कर दिया कीजिए प्लीज़, अगर वीडियो अच्छी लगे तो। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना ईसा का इंटरव्यू हो जाता है और जजेस उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अब आगे वाणी बाहर बैठे अपने बारी का इंतज़ार कर रही थी। ईसा वहाँ से जा चुकी थी। जैसे ही वो अपने केबिन में पहुँची, सभी चुपचाप अपने अपने केबिन में काम कर रहे थे। ईसा भी अपने केबिन में आकर बैठ गई और अपने सामने रखे फाइल को खोलकर देखने लगी। तभी उसके केबिन में राघव आया। ईशा राघव को देखकर खड़ी हो गई। अरे बैठे रहो, राघव ने कहा। फिर उसने ईशा को फाइलों में से 2 फाइल निकाल कर दिया। ईशा, इसकी 2 घंटे में ज़रूरत है, इसे कंप्लीट करके मेरे केबिन में लेकर आना। ओके सर, कहते हुए ईशा अपना काम करने लगी। रुद्र उसी समय अपने केबिन में जा रहा था। उसने राघव को ईशा से बात करते देखा तो उसकी चाल धीमी पड़ गई, क्योंकि राघव ईशा के बिल्कुल पीछे खड़ा था और उसका दोनों हाथ ईशा के चेयर के दोनों तरफ टेबल पर रखा था। ईशा का सर उसकी चेस्ट को छू रहा था। ईशा थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, जो कि उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन राघव बिना किसी संकोच के उसके पीछे खड़ा था। ईशा लैपटॉप पर कुछ राघव को दिखा रही थी। ईशा के बालों से आ रही शैम्पू की खुशबू राघव को उसमें खोने का एहसास करा रही थी। रुद्र की मुट्ठी कस गई। उसने अपने पीछे खड़े रोनी को देखा और अपने केबिन में चला गया। रोनी सीधे ईशा के केबिन में आया तो राघव पीछे से खड़ा हो गया। आप बगल वाले चेयर पर बैठकर बात कर सकते हैं, ये कोई तरीका नहीं है। रोनी की बात सुनकर ईशा भी खड़ी हो गई। इट्स ओके, आप बैठ जाइए। बस मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों के बारे में कोई भी गपशप इस ऑफिस में फैले, सो बी केयरफुली। सॉरी सर, राघव बोला और केबिन से बाहर निकल गया। ईशा को थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था, जो उसके चेहरे से साफ दिख रहा था। इट्स ओके मिस रॉय, यू डोंट फील ऑकवर्ड। रोनी भी वहाँ से चला जाता है और ईशा अपना काम करने लगती है। न चाहते हुए भी उसकी आंखें रुद्र की केबिन की तरफ चली जाती है। लेकिन रुद्र के केबिन में लगी शीशे की दीवार एक तरफ से ही पारदर्शी थी। अंदर से बाहर तो देखा जा सकता है, लेकिन बाहर से अंदर नहीं। रुद्र ईशा की इस हरकत को नोटिस कर चुका था कि शायद वो उसे ही देखने की कोशिश कर रही है, और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इधर जैसे ही वाणी का नंबर आया, वो गहरी गहरी सांस लेकर खुद को अंदर जाने के लिए तैयार की और अंदर चली गई। उसने हाथ जोड़कर सबको ग्रीट किया और चेयर पर बैठ गई। तभी उसकी नज़र वीर पर पड़ी तो वो घबरा गई और झट से चेयर से खड़ी हो गई। ऑल ओके वाणी, एक जज ने पूछा। यस सर, वाणी थोड़ा सा हकलाते हुए बोली और वापस चेयर पर बैठ गई। उसकी सांस तेज तेज चलने लगी और धड़कन मानो उसके बस में ही नहीं हो। जो वाणी अब तक काफ़ी कॉन्फिडेंस लगी थी, उसका कॉन्फिडेंस वीर को देखकर एक पल में ही हवा हो गया। सभी जजेस ने महसूस किया कि जब ये अंदर आई थी तो ठीक थी, अचानक से इसे क्या हो गया। मिस वाणी, आप ठीक हैं? इस बार वीर ने पूछा। वाणी ने छोटा सा जवाब दिया। तो आप अपना मास्क निकाल दीजिए और अपना डॉक्यूमेंट टेबल पर रख दीजिए। वाणी ने कांपते हाथों से अपना मास्क हटाया। जब वीर की नज़रें उसके चेहरे पर पड़ी तो वीर के होंठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और उसने अपनी नज़रें वाणी के चेहरे पर थमा दी। वीर ने मन ही मन कहा, तुमसे मिलना चाह रहा था, लेकिन इतनी जल्दी और इस तरह से मुलाकात होगी सोचा ही नहीं था। वैसे नाम बहुत प्यारा है, वाणी। बस वाणी की कठोर है। जजेज ने जब वाणी का रिज्यूम देखा तो वे लोग वाणी को हैरानी से देखने लगे। जो लड़की 5 साल से सीक्रेट एजेंट में है, वो इतना क्यों घबरा रही है?
सभी ने वाणी की नज़रों का पीछा किया तो वाणी वीर को ही देख रही थी। सबने वीर को देखा जो वाणी के चेहरों में खोया था। वाणी के चेहरे पर सूजन और नीलापन था, वहीं वीर के चेहरे पर भी चोट के निशान थे। सीनियर जज ने पूछा, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, दुर्भाग्य से, वीर ने कहा। बट आप जानते हैं कि मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग रखता हूँ। वीर की बात सुनकर वाणी थोड़ा सा रिलैक्स हुई। अब तक वाणी से कोई भी सवाल नहीं पूछा गया था। ओके देन, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हम बातचीत शुरू करें, उसमें से एक लेडी जज ने पूछते हुए कहा। यस सर, वाणी ने राहत की सांस लेते हुए कहा। वाणी से सवाल पूछा गया जिसका वाणी ने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया। सभी जजेस सेटिस्फाइड होते हुए बोले, ओके अब आप जा सकती हैं वाणी। वाणी जैसे ही खड़ी हुई, वीर भी खड़ा हो गया। वीर के खड़ा होते ही सभी जजेस भी खड़े हो गए। वीर ने उन्हें बाहर जाने का इशारा किया। सभी जजेस के साथ वाणी भी निकलने ही वाली थी, लेकिन वीर ने उसे रोक लिया। मिस वाणी, ये सुनते ही वाणी जम सी गई और उसकी धड़कन शोर करने लगी। वाणी का पीठ वीर की तरफ था। वीर अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले धीरे धीरे वाणी की तरफ बढ़ रहा था। वाणी को वीर की प्रेजेंस फील हो रही थी। सो मिस वाणी, आपका नाम वाणी है? वेल, बकबक चुड़ैल भी अच्छा खासा नाम है। क्या लगता है आपको, आपका सिलेक्शन होगा? कॉन्फ्रेंस रूम में कैमरा लगा था, इसलिए वीर थोड़ा सावधानी बरत रहा था। चलते चलते वो वाणी के एकदम पीछे आ गया। वाणी झट से पीछे पलटी और वीर के माथे से टकरा गई। वाणी की हाइट अच्छी खासी थी और हाई हिल सैंडल की वजह से वो वीर के बराबर आ रही थी। बाहर जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। तुमने अभी अभी कहा कि तुम आप। वीर ने वाणी की बात बीच में ही काट दिया। आप बुलाइए मुझे। अगर तुम्हारी सिलेक्शन हुआ और मेरी और तुम्हारी मुलाकात होगी तो क्या तुम मुझे सबके सामने तुम बुलाओगी? आप कहने की आदत टाल लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वाणी 2 कदम पीछे हट गई। मैंने बोला ना, जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। वैसे मौके और दस्तूर का फ़ायदा उठाने तुम्हें अच्छे से आता है ना? पल भर में कोई इतना तेजी से बदल सकता है? तुमने तो गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया। वीर ने वाणी के चेहरे पर अपनी नज़रें जमाए हुए कहा। वाणी जानती थी कि इस वक्त कुछ भी बोलना अपने मिशन पर कुल्हाड़ी मारना है, इसलिए वो अपने गुस्से को अंदर ही अंदर पी रही थी और अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, आपने अभी कहा कि आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग अलग रखते हैं, तो प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मैंने कहाँ पकड़ा है आपको, कहते हुए वीर एक चेयर खींचकर उस पर बैठ गया और वाणी टक टक करती हुई वहाँ से चली गई। उसने हाथ में पकड़े बैग को जोर से पकड़ रखा था। वाणी को जाते हुए वीर एक टक देख रहा था, फिर हंसते हुए बोला, जंगली बिल्ली। जब सांझ की नींद खुली तो दोपहर के 2 बज चुके थे। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आई तो हॉल में अम्मा शक्ति सिंह से कुछ कह रही थी। वो नीचे आई और अम्मा को पीछे से हक कर लिया। गुड मॉर्निंग अम्मा। गुड आफ्टरनून हो गई है बेटा जी। गुड मॉर्निंग चला गया, अम्मा ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। 2 बज गए हैं। क्या 2 बज गए? अम्मा, सुबह के 2 बज गए और आपने मुझे जगाया नहीं। सांझ अम्मा से लाड़ लड़ाते हुए बोली, सुबह के नहीं बच्चा, दोपहर के 2 बजे हैं। हाँ, वही दोपहर के ही। सांझ थोड़ा सा मायूस हो गई। भाई भी चले गए? सांझ ने एकदम से पूछ लिया। सब चले गए हैं, वो आपका वेट कर रहे थे, लेकिन आप नहीं आई। वो नाराज़ थे? सांझ ने दोबारा पूछा। मुझे नहीं पता, आपको पता है ना, उनके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आता। छोड़िए ना अम्मा, मुझे भूख लगी है। व्हाट? सांझ के चेहरे से लग रहा था कि वो अभी अभी सोकर आई है। उसके गाल पर सफ़ेद लार लगे थे और आंखों के कोने में भी रात का जमा कचरा अभी वैसे ही वैसे था। अम्मा उसे खुद से अलग करते हुए बोली, होलिया देखा है अपना? जा पहले नहा के आ।
नहीं अम्मा, उसमें टाइम लग जाएगा। प्लीज़ जल्दी से कुछ दे दीजिए प्लीज़। आपको पता है कल दोपहर से ही मैंने कुछ नहीं खाया है। सांस, क्या बच्चों जैसी जिद है, कम से कम बरस तो कर लीजिए। ओके कहते हुए सांझ किचन में गई और हाथ मुंह धोकर आ गई। सांझ किचन में गई और हाथ मुंह धोकर आ गई। अम्मा उसे हैरानी से देख रही थी। अब उन्हें भी समझ आ गया, इस लड़की से बहस करने का कोई मतलब नहीं है। शक्ति सिंह वहीं पर बैठा था, उस लड़की को देख रहा था जिसे अपनी बात मनवाने बहुत अच्छे से आता है। फिर वो अम्मा से बोला, अम्मा बॉडीगार्ड 4 चाहिए या 6? 6 चाहिए, अम्मा ने कहा। सांझ खाते हुए बोली, किसके लिए बॉडीगार्ड आ रहे हैं अम्मा? तुम्हारे लिए। और किसके लिए? सांझ मुंह बनाते हुए बोली, मुझे बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। अब कोई ना नुकुर नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में तो तुम्हें जाना नहीं है, इसलिए यहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करो और ये तुम्हारे पर्सनल बॉडीगार्ड होंगे। तुम जहाँ भी जाओगी ये सब तुम्हारे साथ जाएंगे, अम्मा ने उसे वार्निंग भरे स्वर में कहा। सांझ ने अब कोई बहस नहीं किया और चुपचाप खाने लगी। अम्मा वहीं सोफे पर बैठकर बड़बड़ाने लगी, घोड़े जैसी हो गई है, फिर भी अकल नहीं, बिना बरस किए ही खा ली, थोड़े दिन में ससुराल चली जाएगी। सांझ अपना खाना खत्म करके सोफे पर बैठ गई और मोबाइल चलाने लगी। इधर मल्होत्रा हाउस में अजब ही रौनक थी। जब से रुद्र के पापा ये बोले थे कि तुम्हारी बेटी को मैं अपनी रुद्र की बीवी बनाना चाहता हूँ, तब से तो संजय मल्होत्रा की बेटी गीत मल्होत्रा हवा में उड़ रही थी। वो अपने आप को आईने में देख देख कर फूले नहीं समा रही थी। इंटरव्यू देने के बाद वानी अपने फ्लैट पर पहुंची और सोफे पर पसर गई। उसने एक पैर सोफे पर रखा और दूसरा पैर नीचे। उसे ऐसे लेटते देख काहिरा उसके पास आ गई। क्या बात है वानी, बड़ी खुश नजर आ रही हो। मेरी ननद जी। हाँ भाभी, मुझे लगता है ना मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सबको मेरी बात बहुत पसंद आई, वानी ने खुश होते हुए कहा और सोफे पर बैठ गई। अच्छा, होगा क्यों नहीं। बाबा ने पूरी रात जगकर तुम्हारे लिए वो रिपोर्ट बनाया है और तुम्हें लगता है द ग्रेट एसीपी आक्रांत ठाकुर के रिपोर्ट में कोई कुछ भी कमियां निकाल सकता है। वैसे बानी, कल हुआ क्या था? किसी को तुमने कुछ भी नहीं बताया? ये सुनकर वानी का खुश हुआ चेहरा लटक गया और उसे फिर से वीर का किस करना याद आ गया। कल तुम किसके साथ थी? आई मीन तुम्हारे बॉडी पर जिस तरह के निशान हैं उस तरह के निशान तो। कहते कहते काहिरा रुक गई। बानी ने बातों का रुख ही मोड़ दिया। भाभी, मुझे भूख लगी है, आप जल्दी से खाना लगा दीजिए ना, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। तभी आक्रांत जी आते हुए बोले, हाँ बेटा जी, मेरे लिए भी लगाना, बहुत भूख लगी है। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। मयंक भाई अभी तक नहीं आए? बानी ने पूछा। तुम मयंक को छोड़ो, पहले मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुमने सिंघानिया इंडस्ट्री में ही क्यों ज्वाइन किया? वाणी एक लंबी सांस लेते हुए बोली, बाबा, गुजराल दास चाहता है कि मैं व्योद्र प्रोजेक्ट का डेटा चोरी करके उसे दूं, तभी वो मुझे माँ से मिलवाएगा। क्या? और तुम सच में ऐसा करोगी? आक्रांत ने उसके चेहरे को देखते हुए पूछा। वाणी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। गुजराल दास गुजराल दास को बर्बाद करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। जितना तकलीफ उसने मेरी माँ को दिया है ना, उससे 10 गुना ज़्यादा ही मैं उसे दूंगी। जब तक उसे फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचा देती ना, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। व्योद्र प्रोजेक्ट का डाटा तो उसे मिलेगा, लेकिन नकली। अगर उसने सिंघानिया ग्रुप से पहले व्योद्र प्रोजेक्ट को पूरा कर भी लिया तो वो सिर्फ 10 से 15 दिन तक ही चलेगा, उसके बाद वो ढेर हो जाएगा। तभी कायरा ने पूछा, बाबा, ये व्योद्र प्रोजेक्ट है क्या? आक्रांत जी उसे समझाते हुए बोले, व्योद्र प्रोजेक्ट में एक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने वाला मशीन तैयार किया जा रहा है, जो लगभग डेली के 3000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को पर्यावरण से अवशोषित करके पर्यावरण को शुद्ध बनाएगा। और अगर ये प्रोजेक्ट दिल्ली में सक्सेस हुआ तो इसे देश के और बड़े बड़े शहरों में भी लगाया जाएगा, जिससे पर्यावरण शुद्ध होगा। और अगर ये भारत में सफल हुआ
तो विश्व के और देशों से भी भारत को कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। इस मशीन को रुद्र सिंघानिया से पहले बनाने के लिए गुजराल दास हमारी वाणी का इस्तेमाल कर रहा है और उसे ब्लैकमेल कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो गया तो रुद्र को बिजनेस में पीछे करना किसी के बाप के बस में भी नहीं है। रुद्र इस पूरे बिजनेस वर्ल्ड पर राज करने लगेगा, इसलिए वो रुद्र को पीछे करना चाहता है। ओह, तो सारा का सारा ये माजरा है। कायरा ने अपने होठों को गोल बनाते हुए कहा। सिंघानिया ग्रुप के नीचे एक 45 साल की महिला अपने हाथ में लंच बॉक्स लेकर सिंघानिया ग्रुप के सामने खड़ी थी और रिसेप्शनिस्ट उसे समझा रही थी। मैम, आप श्योर हैं आपकी बेटी यहीं काम करती है? हाँ मैडम जी, उसके पास आपका नंबर होगा तो आप फ़ोन कर लीजिए ना, रिसेप्शनिस्ट ने बड़े ही लॉयल तरीके से कहा। फ़ोन नहीं उठा रही है। आपको पता है वो किस मंजिल पर ड्यूटी करती हैं? ललिता ने ना में सर हिलाया। तब तो मुश्किल है। मैडम जी, आप अपने कंप्यूटर में देखिए ना, कहीं उसमें उसका नाम होगा। उस रिसेप्शनिस्ट ने बड़े ही प्यार से कहा। नहीं मैम, एम्प्लॉय का डाटा मेरे पास नहीं रहता है। तभी वहाँ से वसीम गुजर रहा था। वसीम ललिता को बहुत अच्छे से पहचान रहा था। वो आकर बोला, क्या दिक्कत है? ललिता वसीम को देखकर थोड़ा झेप गई और उसे वसीम का कॉलर पकड़कर उसके ऊपर चिल्लाना याद आने लगा। वसीम उसे अजीब नज़रों से घूर रहा था, क्योंकि वही सारी बातें वसीम के दिमाग में ही चल रही थी। वो ललिता से बात करने में थोड़ा सा सकुचा रहा था, कहीं ये फिर से यहाँ पर शुरू ना हो जाए। अभी उस लड़की ने कहा, सर, इनकी बेटी का नाम ईसा है और वो अपना लंच बॉक्स लेकर नहीं आई है, और इनका कहना है कि अगर उन्होंने बाहर का खाना खाया तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। अब मैं नाम के बेस पर इतने सारे एम्प्लॉय में से कैसे बता सकती हूँ कि वो कहाँ काम करती हैं, और तो और उन्होंने नए ज्वाइन किया है। वसीम ने एक सांस भरते हुए कहा, मैं इन्हें और इनकी बेटी दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। वसीम ने ललिता पर अपनी नज़रें घुमाई। ललिता कुछ भी नहीं बोल रही थी। वसीम ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा और रोनी को फ़ोन लगा दिया। रोनी सर। फ़ोन उठते ही वसीम बोल पड़ा, ईसा की माँ आई है। वो अपना दोपहर का लंच घर पर ही भूल गई थी तो देने आई है। आप उनको इन्फॉर्म कर देंगे? ओके, मैं भेजता हूँ, कहकर रोनी ने फ़ोन काट दिया और उसने तुरंत राघव को फ़ोन लगा दिया। राघव को तो बस एक बहाना चाहिए था ईसा के पास जाने के लिए। वो ईसा के पास गया। ईसा अभी भी अपना काम कर रही थी। ईसा की सादगी राघव के मन को मोह रही थी। ईसा, तुम खाना नहीं लाई हो? नहीं सर, मैं भूल गई। ईसा ने अपना सर उठाकर राघव को देखते हुए कहा। लेकिन आपको कैसे पता? अरे छोड़ो, मुझे कैसे भी पता चला हो। तुम कैंटीन में क्यों नहीं खाती? चलो हम वहीं खाते हैं, वहाँ अच्छा खाना मिलता है। नहीं सर, मैं बाहर का खाना नहीं खाती हूँ, नहीं तो मुझे इन्फेक्शन हो जाता है। ओह, मैं टिफ़िन लाया हूँ, चलो लंच भी हो गया है। राघव ने उसे माँ के आने वाली बात नहीं बताई। ईसा अपना मोबाइल उठाते हुए बोली, ओके सर। फिर वो अपना मोबाइल चेक करने लगी। ललिता के 7 मिस्ड कॉल थे। माँ का फ़ोन? ईसा कंफ्यूज में थी। एक्सक्यूज़ मी सर, कहते हुए ईसा राघव से थोड़ी दूर आ गई और वो ललिता को फ़ोन लगाने लगी। ईसा, कहाँ है तू? कब से फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? एक तो मैं तुम्हारे लिए नौकरानी बनकर खाना लेकर आई हूँ, और तुम फ़ोन नहीं उठा रही हो। माँ, आप ऑफिस आई हैं? ईशा ने हैरानी से पूछा। हाँ, मैं नीचे हूँ, जल्दी से आ और खाना लेके जा, कहते हुए ललिता ने बिना ईशा की बात सुने ही फ़ोन काट दिया। ईशा राघव की तरफ घूमकर बोली, सॉरी सर, आप खा लीजिए, मेरी माँ खाना लेकर आ गई हैं, मैं जा रही हूँ। बिना राघव की बात सुने वो चली गई। ईशा के जाने के बाद राघव ने कसकर अपनी मुट्ठी बांधी और ज़ोर से उसे ईशा के टेबल पर दे मारा। मुझे मना कर रही है, मैं भी देखता हूँ कब तक मुझे मना करती है। उसी समय करण, पूजा और अर्चना ईशा के केबिन में आए। राघव का चेहरा गुस्से से लाल था।
वे सब राघव का रिएक्शन देखकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। करण ने पूछा, सर ईसा कहाँ है? मुझे नहीं पता, कहते हुए राघव तेजी से वहाँ से निकल गया। वे लोग वहीं बैठ गए और ईसा जब वापस आई तो वो पूजा के केबिन की तरफ जाने लगी, इस उम्मीद में कि शायद पूजा, अर्चना और करण उसका इंतजार कर रहे हों लंच के लिए। तभी करण ने उसे देख लिया और उसे आवाज़ लगा दिया। ईसा खुश होते हुए बोली, तुम सभी लंच लेकर आए हो? ईशा ने देखा सबने अपने अपने हाथ में टिफिन पकड़ रखा था। हाँ, अब हमारे दोस्त कैंटीन में नहीं खा सकती तो हम कैसे खा सकते हैं? कहते हुए सभी वहीं नीचे कलिंग पर बैठ गए। अब चेयर तो एक ही थी। रुद्र अपने केबिन में बैठा ईसा पर ही नज़र जमाया था। वह सभी नीचे कलीन पर बैठ गए और खाने लगे। सभी अपना अपना खाना शेयर करके खा रहे थे और रुद्र बस ईसा को ही देख रहा था। ईसा की नज़रें ना चाहते हुए भी बार बार रुद्र के केबिन की तरफ जा रही थी और वो मन ही मन सोच रही थी, क्या करूं? कल वाली बात मैं इन सबको बता दूं क्या? नहीं, ये सब मुझे चिढ़ाएंगे। फिर वो खुद से ही बोली, अगर रुद्र सर के लैपटॉप से वो वीडियो डिलीट हो जाए तो? हाँ, ये सही है, वो मुझे ब्लैकमेल करेंगे ही नहीं। सब उस वीडियो की वजह से हो रहा है। न वो वीडियो उनके पास होता और न ही वो मुझे जेल जाने की धमकी देते। सब लोग ईसा को एकटक देखे जा रहे थे। उन तीनों का मुंह खुला था क्योंकि ईसा दाल की जगह पानी में रोटी डाल डाल कर खा रही थी। पूजा उसे हिलाते हुए बोली, कहाँ खोई है? पानी में रोटी डालकर क्यों खा रही है? दाल में डाल के खा। ईसा ने हड़बड़ा कर देखा। ओह सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। अगर ध्यान कहीं और था और अगर कोई परेशानी है तो दोस्त परेशानी बांटने के लिए होते हैं, केवल पार्टी सार्टी और गप्पे करने के लिए नहीं। पूजा ने उसे कहा, यार मुझे ना तुम लोगों की एक हेल्प चाहिए। क्या मुझे वो पंक्चर वाला वीडियो डिलीट करना है? ये सुनकर सबको खांसी आ गई। अरे! ईसा अपने दोनों हाथों में बोतल उठाकर एक केक को देते हुए कहा, क्या कर रही है तू? अब मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा कि तुम लोग खाना अपने गर्दन में ही फंसा लो। क्या कर रही है तू? देख ईसा, उसके लिए रुद्र सर तुम्हें माफ़ कर चुके हैं। अब कोई ऐसी काम मत करना जिससे तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी में फंसना पड़े। मैं नहीं, इस बार तुम सब मेरे साथ रहोगे और इस बार कुछ भी पता नहीं चलेगा। बस हमें एक हैकर ढूंढना है जो सीसीटीवी को थोड़ी देर के लिए हैक कर ले और फिर उसी के साथ साथ रुद्र सर का लैपटॉप भी। यह सुनते ही पूजा और अर्चना दोनों की नज़रें करण की तरफ उठ गई और करण को जोर से खांसी आ गई। करण को खांसते देख पूजा और अर्चना की नज़रों को महसूस कर ईसा को शक हो गया और उसने पूछा, क्या करण को हैकिंग आती है? इस पर करण ने जल्दी जल्दी नाम में अपना सर हिलाया, नहीं, मुझे हैकिंग बिल्कुल नहीं आती। ईसा उसके चेहरे के बदले एक्सप्रेशन को देखकर समझ गई। यार कैसा दोस्त है तू? तू एक दोस्त को अपनी मुसीबत में मदद नहीं करेगा? कुछ पता नहीं चलेगा उन्हें। यार प्लीज़ ना, हम कुछ और डिलीट ही नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसी वीडियो को डिलीट करेंगे। फिर वो हमें सज़ा क्यों देंगे? और सज़ा तो तब देंगे ना जब उन्हें पता चलेगा कि ये सब तुमने किया है। और अगर उन्हें पता चल भी गया ना तो मैं सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लूँगी। और हाँ, जैसे कि वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। तभी ईसा के सामने कल का सीन आ गया जिसमें रुद्र कह रहा था, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। जब तुम्हारे आंखों में आंसू आते हैं तो मुझे दर्द होता है। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर करूं। फिर ईशा मन ही मन सोचने लगी, उस राक्षस के प्रपोजल वाली बात बता दूं क्या सबको? फिर उसने बताना शुरू कर दिया। जैसे ही ईशा ने रुद्र के प्रपोजल वाली बात बताई, वे तीनों अपना मुंह खोले उसे देख रहे थे। तीनों के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे उन्होंने दुनिया का 8वां अजूबा देख लिया हो। मुझे लगता है वो मुझे पसंद करने लगे हैं, ईसा ने कहा। और अगर ऐसे में उन्हें पता चल भी जाता है कि मैंने वो वीडियो डिलीट किया है तो वो मुझे शायद कुछ ना करें। और मैंने पहले भी कहा है ना कि अगर उन्हें पता चल भी गया तो सारा इल्ज़ाम मैं अपने ऊपर ले लूँगी। अब बिना कोशिश किए, बिना खतरे से खेले पहले ही डर जाओ, ये ईसा नहीं है और इसमें तुम लोगों को मेरा साथ देना ही होगा। इतना कहकर ईसा उन तीनों को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी और अपने आंखों से मोटे मोटे आंसू निकालने लगी। लेकिन वे तीनों फिर भी किसी भी तरह तैयार नहीं थे। अर्चना बोली, देख ईसा, सब ठीक हो गया है,
अब तो ना कोई झमेला मत खड़ा कर। कहाँ सब ठीक हुआ है यार? अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो ये राक्षस डेविल मुझे जेल भेज देगा। और कल के बाद से तो मुझे ये लग रहा है कि वो मुझे उस वीडियो से ब्लैकमेल करते करते मुझे अपने बिस्तर तक ना ले जाए। इस पर करण जोर जोर से हंसने लगा। अबे तू चिंता मत कर, उन्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। वो तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे। हैं? वो गे हैं? ईसा अपनी आंखें चौड़ी किए हुए बोली। ये सुनकर सभी का मुंह खुल गया और सबने उसके मुंह पर हाथ रख लिया। क्या कर रही है? चुप कर, कुछ भी बोलती है। अगर किसी ने सुन लिया ना तो बिन बुलाए मुसीबत आ जाएगी। उन्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो गे हैं, मतलब वो लड़कियों से दूर रहते हैं। करण ने धीरे से कहा। लेकिन कल तो वो कहते कहते ईशा रुक गई। अर्चना और पूजा उसे क्यों नहीं मारते हुए बोली। कल क्या है? कल उन्होंने तुम्हें किस किया? दोनों एक साथ बोले। यह सुनकर ईशा ब्लश करने लगी। कुछ भी कुछ भी कुछ भी बोलते हो तुम लोग। और वो अपने खाने पर फोकस करने लगी। लेकिन पूजा और अर्चना को कहाँ चैन आने वाला था। अरे अभी अभी तो तुमने कहा कि उन्होंने तुम्हें कल प्रपोज किया था। ईशा ने उन दोनों को घूरते हुए कहा। प्रपोज? उसे प्रपोज करना नहीं डराना कहते हैं। ऐसे कौन प्रपोज करता है? छोड़ना यार, जो हुआ सो हुआ। अब आगे से कोई भी उटपटांग हरकत मत करियो। और ये वीडियो डिलीट वाला ना जिद छोड़ दे, क्योंकि एक बात तो है कि वो तुझे पसंद करते हैं और वो कभी तुझे पुलिस में नहीं भेजेंगे। और अगर तुम्हें पुलिस में भेजना होता ना तो तुम्हें वापस से इस प्रोजेक्ट में नहीं लाते। वो तुम्हें इस प्रोजेक्ट में ला रहे हैं, इसका मतलब वो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। वो सच में तुम्हें पसंद करते हैं बेवकूफ़। हाँ तो करता है तो करे, मैं क्या करूँ? लो आम खाओ। करण उसके तरफ आम का टुकड़ा बढ़ाते हुए कहा। ईसा चुपचाप आम खाने लगी। ईसा सुन ना, अगर बात थोड़ी सी भी आगे बढ़ती है ना तो हमें ज़रूर बताइयो। पूजा और अर्चना फिर से ईसा को छेड़ने लगी और ईसा ब्लश करते हुए अपना सर नीचे कर ली। इधर बाणी के फ्लैट के बाहर वीर अपना कार लेकर खड़ा था और वो बाणी का पीछा करते करते यहाँ तक आ गया था और अपनी कार से टिक कर ऊपर बालकनी की तरफ देख रहा था। बाणी खाना खाकर अपने कमरे में चली गई थी। तभी काहिरा आक्रांत से पूछती है, बाबा बाणी आपको कैसे मिली थी? मयंक बताता है कि बाणी आपकी बेटी नहीं है। जब आप बाणी को लेकर आए थे तो मयंक 7 साल का था। कहाँ से लाए थे आप उसे? मयंक ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। हाँ बेटा, कहते हुए क्रांत जी बाणी के पास्ट के बारे में बताने लगे। तब हम एसीपी नहीं हुआ करते थे। उस समय हमें सिर्फ 2 साल ही ज्वाइनिंग को हुए थे और हम फील्डिंग इंस्पेक्टर के पोस्ट पर थे। कहते हुए क्रांत जी 20 साल पीछे अपनी यादों में चले गए। एक 32 साल का आदमी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसने काले रंग का कोट और पैंट पहन रखा था। उसके शर्ट पर उसके नाम का बैच लगा हुआ था और कंधे पर 2 सितारे थे। आक्रांत एक फाइल को उलट पुलट रहा था। तभी उसका मोबाइल बजने लगा। उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई। हेलो सर, सिटी रोड के मछुआरे मोहल्ले में हाई नेशनल पर एक बस का एक्सीडेंट हो गया है। बस खाई में नीचे गिर गई है। रेस्क्यू टीम को पहुंचने में अभी बहुत टाइम लग सकता है, इसलिए बड़े सर का ऑर्डर है कि आप अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचे और मुसीबत में फंसे लोगों को वहां से निकालें। इतना कहने के साथ ही फ़ोन कट गया। क्रांत जल्दी से अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन लगाते हुए अपने केबिन से बाहर आया और वो घटनास्थल पर पहुंचा। घटनास्थल पर पुलिस पहले से ही थी। वहां पर लोगों की भीड़ जमी हुई थी। बस धू धू करके जल रही थी और उसमें बैठे लोग भी। चारों तरफ चीख पुकार और हल्ला मची थी। सभी लोग बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। वो बस खाई में गिर गई थी और आग ने उसे अपने चपेट में ले लिया था। उस बस को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। बस आग के गोले में बदल चुके थे। पुलिस वाले रस्सियों के सहारे नीचे खाई में उतरने की कोशिश कर रहे थे। तभी आक्रांत की टीम वहां पहुंची और उसने कमांड को अपने हाथ में ले लिया। पुलिस लोगों को शांत कराने लगी। तभी सड़क के दूसरी साइड एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 5 साल थी, उसने पिंक कलर का बेबी फ्रॉक पहना हुआ था और उसके माथे पर एक चोटी बंधी हुई थी। वो बच्ची रोते हुए पुलिस वालों की तरफ आ रही थी। जब एक पुलिस वाले की नज़र पड़ी तो वो जल्दी से उस बच्ची के पास गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसने एक महिला कांस्टेबल को
उस बच्ची को थमा दिया। वहीं खाई के बीच में बने पेड़ पर एक महिला लिपटी हुई थी, जो लगभग आधी बेहोशी में थी। शायद बस जब खाई में गिर रही थी तो वो उस बच से निकलकर उस पेड़ पर लटक गई थी, लेकिन फिर भी उसे काफी चोट आई थी। वो ज्यादा खाई में नहीं थी, इसीलिए पुलिस वालों ने उसे ऊपर निकाल लिया। जैसे ही वो सड़क पर आई, वो बेहोश हो गई। उस महिला के गोद में लगभग 1.5 साल की बच्ची थी, जिसको उसने अपनी बाहों में जकड़ रखा था। उस बच्ची को कुछ भी नहीं हुआ था। वो बच्ची रो रही थी, लेकिन बिल्कुल सही सलामत थी। पुलिस ने उन तीनों को एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल भेज दिया। इधर आक्रांत की टीम बस पर काबू पाने की कोशिश में लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद जब आग को बुझाया गया तो पता चला कि उसमें कोई नहीं बचा है। उसमें बैठे सभी पैसेंजर जल गए थे। लाशों की दुर्गंध और धुआं उस पूरे वातावरण को दूषित कर रही थी। तभी उन लोगों को एक महिला के चिल्लाने की आवाज आई, अरे बचाओ, कोई मेरी बेटी को बचाओ। सिन्हा, जो कि आक्रांत का दोस्त था, वो पीछे पलटकर देखता है। एक लड़की चट्टान के ऊपर बैठी हुई थी और एक महिला उससे थोड़ी दूर पर उसे लेने की कोशिश कर रही थी। वो लड़की उस महिला की तरफ आने लगी। महिला उसे रोकते हुए बोली, आगे मत आना बेटा, आगे मत आना, गिर जाएगी बच्चा, वही रुक जा बेटा, पुलिस अंकल तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन उस छोटी सी बच्ची को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उस महिला को काफी चोट आई थी और वो धीरे धीरे बेहोश होने लगी। आक्रांत की टीम उन दोनों महिला और बच्ची को लेकर हॉस्पिटल चले गए। अब सारी सिचुएशन कंट्रोल में आ गई थी। जो लड़की आक्रांत की टीम को मिली थी, उसकी उम्र भी लगभग 5 साल थी। इस घटना में सिर्फ 5 लोग बचे थे, 2 महिला और 3 बच्ची। फिर आक्रांत अपने प्रेजेंस में आते हुए कहा, कायरा बच्चा। जब उस औरत को होश आया, बानी उसे पहचानने से इनकार कर रही थी। वो कह रही थी कि वो उसकी माँ नहीं है। सभी लोग इस बात से सहमत थे, क्योंकि एक 5 साल की बच्ची अपनी माँ को अच्छे से पहचानती थी। लेकिन वो औरत उसकी यादाश्त चली गई थी और वो वानी को ही अपनी बेटी बता रही थी। वानी को अपना नाम अच्छे से याद था और उसने बड़े ही प्यार से अपना नाम मुझे बताया था। कुछ दिन तक वानी और उसकी माँ को मैंने अपने पास रखा और फिर उसके बाद मैं उन दोनों को अनाथ आश्रम लेकर गया। लेकिन वानी वहाँ रहना नहीं चाहती थी। वो बार बार मेरे पैरों से लिपट जाती और मेरे साथ आने की जिद करती। वानी के साथ जो औरत थी, उसका नाम शीतल था। शीतल ने भी अपना हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब, हमें अपने घर ले चलिए ना, हम आपके घर का सारा काम करेंगे, चौका बर्तन भी करेंगे साहब। बस आप हमें 2 रोटी का निवाला दे देना और हमारी बेटी को भी। फिर मैं उन दोनों को लेकर अपने घर आ गया। मयंक भी उस समय 7 साल का था। मयंक की माँ भी हमारे साथ हमारे मिशन पर थी, तो हम लोग मयंक को शीतल के हवाले छोड़कर अपने काम पर जाते थे। काहिरा चुपचाप से आक्रांत की बातें सुन रही थी। पापा, वो औरत कहाँ है? आई मीन वाणी की माँ। मुझे नहीं पता है बेटा, वो कहाँ है अभी, क्योंकि उसके कुछ दिन बाद ही हमारी पोस्टिंग शिमला हो गई थी और वहाँ पर हम वाणी और उसकी माँ को लेकर नहीं गए थे। मैंने वाणी और उसकी माँ को आश्रम में रहने के लिए कहा और उन्हें ये आश्वासन दिया कि जब हम वापस आएंगे तो आपको फिर से हम अपने साथ रखेंगे। वाणी को भी अब धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि यही उसकी माँ है और शीतल भी वाणी को बहुत प्यार करती थी। लेकिन जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि वाणी को गुजराल ने गोद ले लिया है और उस आश्रम की केयर टेकर ने मुझे ये भी बताया कि गुजराल का शीतल के साथ कुछ रिश्ता है, लेकिन क्या रिश्ता है वो उसे नहीं पता। जब मैं वाणी से मिलने के लिए गुजराल के घर गया तो वो मेरे साथ वापस आने की जिद करने लगी। उस समय वाणी 13 साल की हो चुकी थी। गुजराल वाणी को बहुत ही प्यार करता था। वो वाणी को मेरे साथ आने नहीं देना चाहता था, लेकिन वाणी मेरे साथ आ गई। इस बात पर गुजराल राजी हो गया। वो वाणी के सारे खर्चे उठाता था। उसी ने वाणी को पढ़ाया है और वाणी के हर सर्टिफिकेट पर उसका नाम है। उसकी माँ के बारे में वाणी को भी नहीं पता। जब मैंने वाणी से पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ है, तो उसने बड़े ही मासूमियत से सवाल किया कि जब पापा हमें गोद लेकर अपने घर गए, उसके कुछ दिन बाद से ही वो माँ के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। जब भी उनका मन करता, वो माँ को घसीटते हुए अपने कमरे में ले जाते और जब माँ बाहर आती तो उनके बाल और कपड़े बिखरे हुए होते थे। उस बच्ची की बातों से मुझे लगा कि गुजराल शीतल के साथ कुछ गलत करता है। उसने शीतल को कहाँ रखा है, ये बात कोई नहीं जानता और इस बार वाणी इसी मिशन को स्टार्ट कर रही है। वो गुजराल को इस भ्रम में रखना चाहती है
कि वो रुद्र का प्रोजेक्ट उसे देगी और उसके पीछे ही वो अपनी माँ को ढूंढनेगी। ओह, तो इसलिए इतना अर्जेंट में बुलाया है उसने हम दोनों को। हाँ बेटा, और मैं तुम दोनों से भी यही उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों उसका बहुत साथ दोगे और शीतल को ढूंढ कर लाओगे। शीतल ने लगातार 3 साल तक मेरे कलाई पर राखी बांधी थी, लेकिन मैं अपने भाई होने का फर्ज एक बार भी नहीं अदा कर पाया। इसलिए जब बानी ने मुझे बताया कि वो अपनी माँ को ढूंढना चाहती है और उसे इसके लिए रुद्र की कंपनी में ज्वाइनिंग चाहिए, तो मैंने हाथ पैर सब जोड़े रुद्र के सामने। लेकिन मुझे पता है रुद्र सिंघानिया कभी भी किसी से भी कच्चा सौदा नहीं करता। मुझे नहीं पता इसके लिए वो मुझसे कब क्या मांग देगा, लेकिन मैं अपनी राखी का फर्ज अदा करना चाहता हूँ। बानी ने 8 साल तक अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने टॉर्चर होते हुए देखा है। यह सुनकर कायरा की आंखें नम हो गई थी और वो उठकर बानी के कमरे में चली गई। क्या होगा आगे कहानी में? वो औरत कौन थी? पुलिस वाले टीम को मिली थी और उसने अपनी एक बच्ची को तो गोद से लगाया था, लेकिन दूसरी बच्ची वो कौन थी? जानने के लिए बने रहे अगले कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।